हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं आपकी क्लास 12 की जो कलाइडोस्कोप बुक है उसके पोम्स में से पोम नंबर 7, टाइम एंड टाइम अगेन। और आज इस पोम के कवर करूंगी मैं एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अगर आपने मेरा इस पोम का एक्सप्लेनेशन वीडियो और दूसरा वीडियो जिसमें समरी एक्सप्लेन्ड है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने एक्सप्लेन करे हूं, अगर वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए वो देख के आइए ताकि एमसीक्यूज करने में आपको बहुत ईजी रहे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, Who is the poet of the poem Time and Time Again? ये जो आपकी पोम है Time and Time Again, इसके पोएट कौन है, किसने ये पोम लिखी है? आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है एंड जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको करना है आपको टिक मार्क। सो ऑप्शन नंबर ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी एमिली डिकिंसन, ऑप्शन सी ए के रामानुजन, या ऑप्शन नंबर डी कमला दास। हमने बिल्कुल क्लियरली पढ़ा था जब हमने ये पोम पढ़ी थी, और बुक में भी क्लियरली गिवन है कि ऑप्शन नंबर सी ए के रामानुजन इस पोम के पोएट हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम पोएट वांट्स द रीडर्स टू लिसन टू द डैश। क्वेश्चन का मीनिंग है कि जब पोम की बिगिनिंग होती है, जब पोम की शुरुआत होती है, कि पोएट क्या चाहते हैं हम रीडर्स को, कि हम किस बारे में सुने, किस चीज को हम सुने। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए क्लॉक टावर्स, ऑप्शन नंबर बी बेल्स, ऑप्शन सी बर्ड्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। क्लॉक टावर्स यानी कि वो टावर्स जिनको हम हिंदी में घंटा घर भी बोलते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उसमें ये पब्लिक टावर्स होते हैं और इसमें बड़ी बड़ी घड़ियां बनी रहती है, और हर आधे घंटे में जो ये क्लॉक टावर होता है ये एक बीप देता है, यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और हर 1 आवर कंप्लीट होने पर एक बड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है जब पूरा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, तो दैट इज अ क्लॉक टावर। बेल्स यानी कि घंटियां, ओके। बर्ड्स यानी कि एवरीबडी नो, चिड़िया, नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्लियरली जब हमने पोम पढ़ी थी और बिगिनिंग में स्टार्टिंग की लाइंस यही है कि लिसन टू द क्लॉक टावर्स, तो पोएट हमसे कहते हैं कि इन क्लॉक टावर्स की अलग अलग आवाजों को सुनो जो हर आधे घंटे में और हर 1 घंटे में साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसमें से जो बीप की साउंड आती है, यानी कि जो टिंग करके ऐसे आवाज आती है, उसको सुनो और ध्यान से सुनो। सो ऑप्शन नंबर ए क्लॉक टावर्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next question. The sound from different clock towers is slightly different from each other. Why? अब हर शहर में कोई एक क्लॉक टावर तो होता नहीं है, हर एरिया में या हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको एक बड़ा सा क्लॉक टावर दिखेगा। तो पोएट कहते हैं कि डिफरेंट क्लॉक टावर्स, जो अलग अलग क्लॉक टावर्स होते हैं किसी भी शहर में, उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हर आधे घंटे और 1 घंटे बाद जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिफरेंट क्यों है ईच अदर से, यानी कि हर क्लॉक टावर में से अलग साउंड, थोड़ा सा डिफरेंट साउंड क्यों आ रहा है, सब क्लॉक टावर्स में से सेम साउंड क्यों नहीं आ रहा है। सो ऑप्शंस हैं, बिकॉज देयर मे बी सम मिस्टेक आउट ऑफ एलॉय, हो सकता है कि एलॉय में कोई मिस्टेक हो गई हो। अब ये एलॉय क्या है? एलॉय जो होता है वो एक मेटल होता है, ये वो मेटल होता है जो कोई भी 2 मेटल से मिलके बनता है, ओके। कोई भी 2 मेटल जब हम मिक्स करते हैं तो उससे अगर कोई नया मेटल बनता है तो उसको हम कहते हैं एलॉय। तो ऑथर कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये जो क्लॉक टावर है पूरा ये मेटल से बना हुआ है, एलॉयज यानी अलग अलग मेटल से मिलके बना हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक बनाते वक्त कुछ गलती हो गई होगी, जिस वजह से एलॉय की इस गलती की वजह से हर क्लॉक टावर में से कुछ डिफरेंट साउंड आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द गॉन्ग्स आर डीपर और लाइटर इन इट्स ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज क्या है? तो ब्रॉन्ज एक तरीके का मेटल है, और कौन सा मेटल है? ये है एलॉय। जिस एलॉय मेटल की बात हो रही है पोम में वो है ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज एक तरीके का मेटल है जो 2 मेटल्स को मिलके बनता है, और कौन से 2 मेटल्स को मिलके बनता है? कॉपर और टिन, इन 2 मेटल्स को मिलके बनता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेटल से ये क्लॉक टावर्स बने हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो गॉन्ग्स है, जो जिनको हिंदी में बोलते हैं कि जो घंटे बने हुए हैं इन घंटा घरों के, इन क्लॉक टावर्स के, वो डीपर या लाइटर है, यानी कि बहुत हैवी है या तो अपने कॉम्पोजिशन में, या लाइट यानी काफी कम वजन के हैं अपने कॉम्पोजिशन में। तो हो सकता है इस वजह से अलग अलग क्लॉक टावर्स में से अलग अलग साउंड स्लाइटली डिफरेंट आता है। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज मेकर्स हैंड्स वर शेकिंग। मेकर कौन है?
जो ये क्लॉक टावर का मेकर है, जिसने ये क्लॉक टावर मेक करी यानी कि बनाई है, तो हो सकता है कि जो क्लॉक टावर के का जो मेकर है, जिसने ये बनाई है क्लॉक टावर, बनाते वक्त उसके हाथ शेक कर रहे हो यानी कि कांप रहे हो। इस वजह से क्लॉक टावर्स अलग अलग तरीके से बन गए और उनमें से हर क्लॉक टावर में से एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंग टू द पोम और जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, हमें क्लियरली पता है कि सारे ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए बी सी आर करेक्ट और एग्जैक्टली यही पोम में गिवन भी है और यही 3 रीजंस भी पोम में गिवन है कि क्यों हर क्लॉक टावर में से अलग अलग साउंड आ रहा है। तो ये 3 रीजंस दिए हुए हैं या ये 3 अनुमान लगाए हुए हैं पोम में कि हो सकता है इन 3 वजह से हर क्लॉक टावर में से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Who are the donors of the clock towers? इन क्लॉक टावर्स के, इन घंटा घरों के डोनर्स कौन है? अब who are the donors? अब डोनर यानी वो इंसान जो कुछ डोनेट करता है, यानी जो कुछ चैरिटी में कुछ दान देता है। यूजुअली ये जो हर शहर में बड़े बड़े क्लॉक टावर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं बनवाती, इनके डोनर्स बनवाते हैं, यानी कि कुछ बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या कुछ रिलीजियस लोग होते हैं या कुछ मंदिर के पुजारी होते हैं। ये सब मिलके भाई, इनकी हो सकता है जिद होती है या इनका होता है कि चलो हम इस क्लॉक टावर के लिए पैसे देंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा सोसाइटी में सब हमें जानेंगे। तो इस वजह से ये लोग डोनेशंस देते हैं। तो बेसिकली बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, जो ये इन क्लॉक टावर्स के लिए डोनेशंस देते हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या दिए? ऑप्शन नंबर ए रिलीजियस पीपल, बहुत सारे रिलीजियस लोग, कोई रिलीजियस समुदाय या कोई कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, या सब मंदिर के प्रीस्ट पुजारी, ये सब मिलके। पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता मंत्री दिग्गज लोग जो सोचते हैं कि हाँ ये क्लॉक टावर हम दान देंगे, इसके लिए हम डोनेशन देंगे, आप क्लॉक टावर बनाइए और उस पर बड़ा बड़ा हमारा नाम आना चाहिए ताकि जब भी लोग इसको देखेंगे तो हमारे नाम से इसको याद करें। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस रीजन से भी हम क्लॉक टावर के लिए डोनेशन देते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों। या ऑप्शन नंबर डी नोबडी, कोई भी डोनर नहीं है, कोई भी नहीं है इस क्लॉक टावर का डोनर। तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई डोनर्स तो या ग्रुप ऑफ डोनर्स तो रहते ही हैं क्लॉक टावर्स के लिए। सो एज पर द पोम, रिलीजियस पीपल एंड पॉलिटिशियंस दोनों आर द राइट ऑप्शंस। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what signals are these clock towers trying to give to different communities of the society? अब हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू रहते हैं या सिर्फ मुस्लिम्स या सिर्फ क्रिश्चियंस रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। इस सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मिक्स, यानी हिंदू, मुस्लिम, पंजाबीज, क्रिश्चियंस, जैन, एवरीबडी। तो ये जो क्लॉक टावर है और इन अलग अलग क्लॉक टावर्स में जो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पोएट कहते हैं कि ये क्लॉक टावर्स का जो अलग अलग साउंड है, ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है, एक संकेत दे रहा है हमारी सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को कि आपस में ब्रदरहुड में रहो, भाईचारे से रहो, लड़ाई मत करो, रायट्स यानी दंगे मत करो। तो ये सारे सिग्नल्स एक क्लॉक टावर जो है वो हमारी सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटीज को देता है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, टू स्टे इन हार्मनी अमंगस्ट ईच अदर, आपस में हार्मनी यानी प्यार से, भाईचारे से रहो। Not to quarrel and do not do riots. Not to quarrel मत करो यानी कि फाइट, quarrel का मतलब होता है फाइट, लड़ाई, कि भाई आपस में quarrel मत करो, लड़ाई मत करो, और कोई riots यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं दंगे मत करो। ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन ब्रदरहुड इन द सोसाइटी, सोसाइटी में एक ब्रदरहुड यानी भाईचारे से रहिए, आपस में सब भाई बन के रहिए। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही ऑप्शंस। तो जिस तरीके से हमने पोम पढ़ी है, हमने क्लियरली ये चीज समझा था कि जो क्लॉक टावर्स होते हैं ये हर एक कम्युनिटी जो है सोसाइटी में उसको ये संकेत दे रही है कि भाई आपस में हार्मनी में रहो, आपस में क्वारल मत करो, राइट्स यानी दंगे मत करो, और ब्रदरहुड यानी भाईचारे से रहो। विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर फाइटिंग अमंग दीज डिफरेंट कम्युनिटीज? ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जो अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं इन सोसाइटी में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, जैन, क्रिश्चियन, जो भी सब रहते हैं, क्या इनका कोई फाइट करने का, आपस में लड़ाई करने का कोई स्पेसिफिक रीजन है, कोई स्पेसिफिक वजह है?
तो एज पर द पोम मुझे लगता है कि कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, मतलब ये लोग बस एक दूसरे से नफरत करते हैं और ये लोग का लड़ाई का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। अगर दो लोगों की सड़क के पीछे किसी भी टॉपिक पे लड़ाई हो रही हो, फॉर एग्जांपल पार्किंग की बात पे अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही हो, तो सडनली वो लड़ाई कन्वर्ट हो जाती है किसी रिलीजियस लड़ाई में, क्योंकि वो दो लोग दो अलग अलग रिलीजन के हैं, तो उनकी लड़ाई जो है एक रिलीजियस लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस इन लोगों को शायद एक दूसरे से हेट्रेड है शायद, जिस वजह से ये सब हो रहा है। और आपकी पोम में भी क्लियरली ऐसा ही मेंशन्ड है। सो ऑप्शंस है यस कि हाँ कोई स्पेसिफिक रीजन है इनके बीच लड़ाई का, ऑप्शन बी नो कि नहीं कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ऑप्शन सी मे बी हो सकता है शायद कोई हो, या ऑप्शन डी कांट से कह नहीं सकते कुछ। सो एज पर दी पोम ऑप्शन नंबर बी नो, यानी नो देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर फाइटिंग अमंग दीज डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। तो पोम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next question. One day you look up and see one of them eyeless, silent, a zigzag sky showing. Who will be eyeless in the above lines? अब ये जो लाइन गिवन है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, ये जो लाइंस हैं ये आपकी पोम की लाइंस हैं, और इसमें बोला गया है कि एक दिन आप ऊपर देखेंगे और देखेंगे कि इनमें से कोई एक आईलेस हो जाएगा, यानी किसी एक की आंख नहीं होगी, कोई साइलेंट हो जाएगा यानी बिल्कुल चुप हो जाएगा, और इसके थ्रू जिस भी चीज़ की यहाँ बात हो रही है उसके थ्रू एक जिग जैग स्काई दिखेगा, यानी आधा अधूरा पार्ट्स में स्काई दिखेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु विल बी आईलेस इन दी अबव लाइंस, इन लाइंस में आईलेस कौन है, यानी किसके बारे में बोला जा रहा है कि उसकी आंख चली गई। तो यहाँ पर क्लॉक टावर्स की बात हो रही है, वो क्लॉक टावर्स जो शायद दंगों में डिस्ट्रॉय कर दिए हैं अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने और बर्बाद कर दिए हैं बड़े बड़े टॉल क्लॉक टावर्स। तो जब वो टूटे हुए बर्बाद क्लॉक टावर्स का ऊपर की तरफ देखते हो तो एक दिन आप देखोगे कि लड़ाई के बाद, दंगे के बाद वो आईलेस हो गए, यानी कि उसकी जो हैंड्स हैं, जो हाथ हैं घड़ी के, वो टूट गए हैं, उसके नंबर्स टूट गए हैं, वो साइलेंट हो गई है क्लॉक टावर, यानी कि क्योंकि वो टूट गई है, बर्बाद हो गई है, वो साइलेंट हो गई है, यानी चलना बंद हो गई है। और वो पार्ट्स में टूटी हुई है, कहीं से आधी टूटी हुई है, कहीं से गिरी हुई है, क्योंकि दंगे में पूरी बर्बाद कर दी है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं स्काई दिख रहा है। तो ऐसा जिगजैग पैटर्न स्काई का आप देख पा रहे हो उस टूटे हुए क्लॉक टावर के बीच में। तो यहाँ पर जो आईलेस है वो क्लॉक टावर के लिए बोला गया है। सो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लॉक टावर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है। दूसरे ऑप्शन देखते हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, क्या अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि उनकी आईलेस हो गई, आंख चले गए? नो, इन लोगों की वजह से तो रायट हुए हैं, यानी दंगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्लॉक टावर्स टूटते हैं और सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन होता है। पुलिस, क्या पुलिस के बारे में बात हो रही है? नहीं, पुलिस तो जब दंगे हो जाते हैं उसके बाद पुलिस आती है और फिर पूरा माहौल शांत करने की कोशिश करती है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए क्लॉक टावर्स। Next question. According to the poem, what happens after a riot gets over? According to the poem, यानी कि जब पोम हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि what happens यानी क्या होता है जब कोई riot gets over। riot यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं दंगे, और ये कौन करता है दंगे, लड़ाई झगड़े? ये सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटीज ही करती हैं आपस में। तो ये पोम के अकॉर्डिंग जब कोई दंगा खत्म हो जाता है, जब लड़ाई झगड़ा डिस्ट्रक्शन सब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? तो ऑप्शंस है अ पीस मार्च, लोग यूजुअली जब दंगा खत्म होता है, बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ भी हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तो उसके बाद एक पीस मार्च होता है, यानी कि एक शांति यात्रा पीस मार्च, जिसमें लोग कैंडल मार्च लेके निकलते हैं या फिर चुपचाप बस एक शांति दूत बन के एक मार्च निकालते हैं। क्या ऐसा होता है? ऑप्शन बी डिफरेंट कम्युनिटीज सेटल डाउन पीसफुली, जो डिफरेंट कम्युनिटीज पहले लड़ाई कर रही थी वो अब सेटल डाउन हो गई हैं, यानी कि आपस में उन्होंने सेटल कर लिया है और अब पीसफुली शांति से रह रही है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये लोग किसी न किसी बेतुके टॉपिक पे वापस, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, वापस लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और दंगा स्टार्ट कर देते हैं। अब पीस मार्च लाइक अ टाइम बॉम्ब, यानी कि एक पीस मार्च तो होती ही है दंगे के बाद, लेकिन वो कैसी होती है? लाइक अ टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब कैसा होता है? जैसे फटता है एकदम। तो पोम में हमने क्लियरली ये चीज़ पढ़ी थी कि एक पीस मार्च होती है जब दंगे खत्म होते हैं और उसके बाद
जब पीस मार्च में अलग अलग कम्युनिटी के लोग मार्च करते हैं, यानी कि वो चलते हैं, शांति यात्रा निकालते हैं, तो उसमें सडनली वो पीस मार्च एक टाइम बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फिर लोग उस पीस मार्च के अंदर, जिसमें ऑलरेडी इतना दंगा हुआ है जिस वजह से वो पीस मार्च होती है, फिर उसी पीस मार्च के अंदर ही क्या करते हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं और वहां पे एक टाइम बॉम्ब जैसे फटते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर और एक नया दंगा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज एग्जैक्टली हमने पढ़ी थी कि पीस मार्च तो होती है लेकिन वो टाइम बॉम्ब जैसी होती है, कि यानी कोई मतलब नहीं होता, दंगा हो गया, पीस मार्च हो रही है, फिर उसके अंदर एक टाइम बॉम्ब जैसे कोई नई लड़ाई आप स्टार्ट कर देते हो। ऑप्शन नंबर डी, सिचुएशन इंप्रूव्स। तो सिचुएशन तो कोई इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि पीस मार्च होने के बाद एक नया टाइम बॉम्ब, फिर टाइम बॉम्ब जैसे लड़ने लगते हैं वो लोग आपस में, तो सिचुएशन तो इंप्रूव होती नहीं बल्कि और वर्स हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर, व्हाट डज दीज लाइन्स रेफर टू। ये जो लाइन है अ प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर, ये लाइन आपकी पोम में से है। वो पूछ रहे हैं कि इस लाइन्स का मतलब क्या है। नेचर क्या होता है, नेचर यानी हमारी कुदरत, ओके, और प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, कोई ऐसी चीज जो क्लियरली बता दी गई है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब नेचर एक्ट करता है, यानी इन सब सोसाइटी वालों ने जब डिस्ट्रक्शन कर लिया, दंगे कर लिए, लड़ाई झगड़े, इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया है ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का और सारी प्रॉपर्टी का, इस दुनिया का, तो नेचर अपने ऊपर आती है। फिर नेचर कहती है कि मैं तुम लोगों को इन क्लॉक टावर्स के थ्रू या इन अलग अलग चीज़ों के थ्रू बार बार सिग्नल देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपस में शांति से रहो, भाईचारे से रहो, लेकिन तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। इसलिए नेचर बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो अपनी औकात पे आ जाएगी वो, और वो लिटरली प्रिसाइज एक्ट करेगी, यानी क्लियर एक्ट करेगी, अपना एक्शन का समय दिखा देगी। यानी नेचर किसी को स्पेयर नहीं करेगी, नेचर किसी को छोड़ेगी नहीं। नेचर जो है वो बेसिकली आपको एक ना एक दिन सबक जरूर सिखाएगी, यानी प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम इंसानों को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम इस धरती को, इस धरती माँ को, इस मदर अर्थ को कितना भी हो तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यानी कि सहन कर करके चीजें ले लेके फाइनली नेचर जो है अपना रूप दिखाती है, यानी अपना प्रिसाइज एक्ट, अपना क्लियर एक्ट दिखाती है कि देखो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। एक ही बार में अर्थक्वेक आ जाएगा, एक ही बार में फ्लड आ जाएगा, सब कुछ खत्म। हम इंसानों का जितनी पावर और जितना घमंड, प्राउड, गुरूर है कि हम सबसे पावरफुल हैं, वो सब एक बार में खत्म। नेचर अगर एक बार अपने ऊपर आ गई तो हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार नेचर हमको सिग्नल्स देने की कोशिश करती है अलग अलग चीज़ों के थ्रू कि शांति में रहो, आपस में सही से रहो, पीसफुली रहो, इस अर्थ को और इसके रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। तो इन लाइंस का प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शंस देखते हैं। नेचर हैज नो रोल इन दीज राइट्स। ये जो राइट्स कर रहे हैं हम लोग, ये जो दंगे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नेचर का इसमें कोई रोल नहीं है। नेचर नहीं कह रही कि आपस में लड़ाई करो। नेचर ने तो ब्यूटीफुल अर्थ आपको दिया था और आपको इस दुनिया में भेजा। अब आपने आपस में अलग अलग कम्युनिटीज में खुद को सेग्रीगेट किया, डिवाइड किया, और अब आप राइट्स यानी दंगे कर रहे हो। तो नेचर का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये एक सही ऑप्शन है एज पर दी पोम। नेचर अलोन कैन ब्रिंग डार्कनेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। अगर लोग बहुत ज्यादा बर्बादी क्रिएट कर रहे हैं इस दुनिया में, तो नेचर अलोन यानी ये जो कुदरत अकेले ही लोगों की लाइव्स में, लोगों की जिंदगी में डार्कनेस यानी अंधेरा ला सकती है, इतनी ताकत रख सकती है। यानी कि सब कुछ खत्म कर देगी, लोगों की लाइफ एक बार में खत्म, डार्कनेस आ गई यानी अंधेरा छा गया लोगों की लाइफ में। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एज पर दी पोम, क्योंकि नेचर सबसे ज्यादा पावरफुल है, नेचर के आगे कोई नहीं टिक सकता। नेचर इज द मोस्ट पावरफुल देन एनी अदर पावर ऑफ द राइट्स। यानी कि इन दंगों की पावर हम इंसानों की पावर से भी कई ज्यादा नेचर जो है वो मोस्ट पावरफुल है। यानी कि हर चीज से जो कुदरत है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो दिस इज ऑल्सो अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ऑप्शंस विच इज राइट ऑप्शन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं इस लाइन के मीनिंग को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अटमोस्ट पावरफुल। अटमोस्ट यानी कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है इस पूरी दुनिया में। तो ऑप्शंस हैं पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, क्रिश्चियन, क्या ये लोग सब आपस में सबसे ज्यादा पावरफुल है? नो। नेचर सबसे ज्यादा पावरफुल है, नेचर के आगे किसी की नहीं टिकती। डोनर्स ऑफ द क्लॉक टावर्स,
क्या वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, दिग्गज रिलीजियस लोग पावरफुल हैं जिन्होंने क्लॉक टावर बनने के लिए कुछ डोनेशंस दिए थे? नहीं, वो भी पावरफुल नहीं है, वो दिग्गज पॉलिटिशियंस भी पावरफुल नहीं है। नेचर के आगे कोई नहीं टिक सकता। ऑप्शन सी नेचर, यस, नेचर सबसे ज्यादा पावरफुल है। नेचर चाहे तो एक ही बार में सब खत्म कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिशियंस, क्या बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस पावरफुल हैं? ये लोग सब पावरफुल होंगे लेकिन सब अपने अपने घरों में रहे, क्योंकि नेचर किसी के आगे नहीं रुकता। आपने नेचर को अगर चैलेंज किया तो नेचर एक ही बार में सब खत्म कर देगी। सो ऑप्शन नंबर सी नेचर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोम ऑल अबाउट? ये जो पोम है टाइम एंड टाइम अगेन, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये बेसिकली किस बारे में है ये पूरी पोम? तो ऑप्शंस है, ऑल द सिचुएशंस ऑफ द वर्ल्ड विल चेंज विथ टाइम, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी सिचुएशंस हैं, आपस में लड़ाई झगड़े, राइट्स की, दंगों की, आपस में नफरत की, ये सारी जो सिचुएशंस हैं इट विल चेंज, ये सब बदलेंगी लेकिन विथ टाइम, यानी कि वक्त आने पे, टाइम आने पर जब नेचर उनको अपना रूप दिखाएगा तो ये सारी बुरी चीजें जो है नेचर की वर्ल्ड की जो सिचुएशन है ये सब चेंज होगी टाइम आने पर हमको सही वक्त का इंतजार करना है। ऑप्शन बी, द चेंजेस विल एंड अप एंड टाइम विल स्टार्ट अगेन विद द न्यू वर्ल्ड। जब ये वर्ल्ड चेंज होगा तो ये जो चेंजेस हैं दैट विल एंड अप, यानी कि जो चेंजेस है, जो बदलाव हो रहे हैं ये खत्म होंगे, एंड टाइम विल स्टार्ट अगेन विथ द न्यू वर्ल्ड, यानी नेचर इनको एक बार में सब खत्म कर देगी, यानी एक ही बार में पनिश कर देगी पूरे वर्ल्ड के लोगों को, पूरा फ्लड ले आएगी, या हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए जिसमें सब दुनिया खत्म हो जाए, एक चेंज लेके आएगी एंड द न्यू वर्ल्ड विल स्टार्ट, और फिर एक नई दुनिया स्टार्ट होगी जिसमें नेचर सबसे ज्यादा पावरफुल एंड डोमिनेटिंग होगा, और फिर धीरे धीरे वापस इंसान आएंगे। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी नॉट मेंशन्ड इन द पोम, यानी पोम में मेंशन्ड ही नहीं है कि पोम है किस बारे में, तो ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। तो ए और बी दोनों अप्रोप्रिएट रीजंस हैं जिस वजह से ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of society is described in the poem? किस तरीके के सोसाइटी, कैसा समाज इस पोम में डिस्क्राइब किया गया यानी बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है, सोसाइटी इन विच पीपल क्वारल ऑन इररेलेवेंट मैटर्स। एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि जिसमें लोग क्वारल कर रहे हैं, यानी फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में इररेलेवेंट मैटर्स पे, वो मैटर्स पे, वो इश्यूज पे लड़ रहे हैं जो इररेलेवेंट है, यानी रेलेवेंट ही नहीं है, सही ही नहीं है, जिन बेतुके रीजन, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की बातों में आपस में लड़ रहे हैं और सोसाइटी का माहौल खराब कर रहे हैं। तो यस, एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बिल्कुल मेंशन किया है पोम में। सोसाइटी विच हैज बिकम बर्डन ऑन पीपल ड्यू टू इट्स रूल्स। एक ऐसी सोसाइटी के बारे में भी पोम में डिस्क्राइब करा गया है जो लोगों पर एक बर्डन, एक बोझ बन गई है, क्योंकि यहाँ पर इस सोसाइटी के अपने ही रूल्स हैं, अपने ही रेगुलेशंस हैं, अपने ही कुछ नियम कानून हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई ड्रेस पहनना है तो मैं अगर मुझे पहन के निकलना है घर से तो आई विल थिंक ट्वाइस या थ्राइस, मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, वो लोग ऐसा कमेंट करेंगे, वो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो बेसिकली इस सोसाइटी ने हम ऐसे कुछ अपने ही रूल्स, अपने ही कुछ नियम कानून बना लिए हैं जिस वजह से लोगों पे, हम इंसानों पे क्या हो गया, एक बर्डन, एक बोझा बन गया, और हम लोग इस खुले नेचर में, इस खुले आसमान में सांस लेकर नहीं, खुली सांस लेके नहीं जी पा रहे हैं। तो यस, इस तरीके की एक बर्डन वाली सोसाइटी के बारे में भी मेंशन किया है। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन ए एंड बी, तो यस हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन ही सही हैं। अ गुड सोसाइटी इन विच पीपल लिव इन हार्मनी विच ईच अदर। एक ऐसी सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है, एक ऐसी अच्छी सोसाइटी, गुड सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है जिसमें जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो हार्मनी में एक दूसरे के साथ, ईच अदर के साथ हार्मनी में रह रहे हैं, यानी बहुत प्यार से, बहुत भाईचारे से और बहुत अच्छे से। तो ऐसा तो बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे तो राइट्स यानी दंगों की बारे में बात करी गई है और लोग कैसे एक दूसरे से इररेलेवेंट मैटर्स पे झगड़ा करते हैं और माहौल खराब करते हैं सोसाइटी का, वो मेंशन्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी पोम में मेंशन नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, each slightly of the other's time, deeper
और लाइटर। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दीज लाइन्स। अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी पोम की लाइन है कि ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स लाइन। ये ईच यानी किस चीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर क्लॉक टावर्स की बात हो रही है कि हर क्लॉक टावर जो एक शहर में बना हुआ है वो स्लाइटली ऑफ द अदर्स लाइन, यानी स्लाइटली थोड़ा सा टाइम में हल्का फुल्का 1-2 सेकंड का डिफरेंस है एक दूसरे के अलग अलग क्लॉक टावर्स के टाइमिंग्स में। हो सकता है उनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस हैं, या जो क्लॉक टावर्स हैं वो आपस में डीपर या लाइटर है, यानी कि वो जो है उनका कॉम्पोजिशन जो है वो डीपर या लाइटर है, यानी हो सकता है कुछ हैवी है कुछ लाइट है। इस वजह से हर क्लॉक टावर में से एक डिफरेंट हल्का सा डिफरेंट साउंड सुनाई देता है। तो इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इमेजरी। इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप कुछ इमेजिन करते हो, आपको पढ़ के लगता है कि कुछ इमेजिनेशन हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कुछ इमेजरी दिख रही है। क्यों? क्योंकि सिंपल यहाँ पर ये बोला गया है, एक स्पेसिफिक रीजन दिया गया है कि क्लॉक टावर में से डिफरेंट साउंड्स इसलिए आते हैं क्योंकि वो डीपर या लाइटर है, यानी या तो वो हैवी है या तो लाइट है अपने मेटल में, जिस वजह से थोड़ा साउंड में डिफरेंस आ रहा है। ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एक वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें दो वर्ड्स साथ में आते हैं और वो दोनों वर्ड्स आपस में ऑपोजिट है, यानी उल्टे मीनिंग वाले शब्द हैं। तो अगर हम इस लाइन में देखें तो हमें ये दो वर्ड्स बिल्कुल दिख रहे हैं, डीपर और लाइटर। डीपर का मतलब होता है हेवियर एंड लाइटर। तो ये दो वर्ड्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है क्योंकि डीपर एंड लाइटर दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं और साथ में यूज करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें नॉन ह्यूमन चीजों को कोई ह्यूमन क्वालिटीज से कंपेयर किया जाता है या उनको उस ह्यूमन क्वालिटीज से एट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जोड़ा जाता है। तो ऐसा कुछ भी इस लाइन में नहीं दिख रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन में नहीं यूज हुआ। ऑप्शन नंबर डी हाइपरबोल। हाइपरबोल वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कोई चीज हाइप करके दिखाई जाती है, यानी कोई चीज बहुत एग्जैजुरेट करके बताई जाती है, बढ़ा चढ़ा के, ताकि उस लाइन की इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आए हम रीडर्स को। तो ऐसा कोई बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, कुछ हाइप करके कुछ नहीं बताया है। दैट मीन्स हाइपरबोल नाम का भी ये पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हुआ है। क्लियरली ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। So children, here we come to the end of this session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो अपने वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा। यहाँ आपको सेपरेट ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी बुक फ्लेमिंगो के लिए, विस्टास के लिए एंड कलाइडोस्कोप के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कलाइडोस्कोप के वीडियोस देखने हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वो वीडियोस आ जाएंगी जो हमने इस बुक से आपके लिए कवर करके दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चैप्टर नंबर 1 पे क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी मेरा वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब पे इजीली वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो कैसे वेबसाइट से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ये एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।